न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं बढ़िया है, शुद्ध है, एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच, एमडीएच। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। न्यूज नाइट में झारखंड में अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। रोटी बेटी माटी की सुरक्षा का वादा किया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया है और कहा है कि यूसीसी और एनआरसी नहीं लागू होगा। राज्य के चुनावी समर में कितना कारगर होगा बीजेपी का संकल्प पत्र, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज नाइट में। वहीं बात दिवाली में छठ पूजा से पहले प्रदूषण और जहरीले झाग में डूबी हुई यमुना की भी करेंगे। कैसे देंगे छठ के व्रती सूर्य को अर्घ्य, ये एक बड़ा सवाल है। इससे जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे। बात महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत की भी करेंगे। खबर क्रिकेट के मैदान से भी जुड़ी होगी। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। झारखंड में अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र किया जारी। रोटी बेटी माटी तीनों को सुरक्षा देने का किया वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा यूसीसी और एनआरसी नहीं होगा लागू। छठ के समय दिल्ली की यमुना का जहरीला झाग, शुरू हुआ सियासी वार पलटवार का राग। छठ व्रतियों की बड़ी परेशानी, आचमन करने से श्रद्धालु हो सकते हैं गंभीर त्वचा रोग के शिकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का केरल दौरा, तिरुवनंतपुरम मंडल के अलुवा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने केरल में रेलवे के विकास के लिए दिए 3000 करोड़ रुपए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और होंगे मजबूत। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत उच्च विकास के पथ पर अग्रसर। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने अंतिम दौर के प्रचार में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। तो सबसे पहले बात झारखंड चुनावों को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र की। बीजेपी ने राज्य में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा का वादा किया है। महिला सशक्तिकरण से लेकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने की बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की है। रांची में राज्य के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे झारखंड को उबारने के लिए भाजपा का संकल्प उसके घोषणा पत्र में भी साफ दिखाई दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के बाद उनकी जमीन छीन ली है। उन्होंने वायदा किया कि इस संबंध में कानून बनाने के बाद जनजातियों की भूमि उन्हें लौटा दी जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजातियों को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की अस्मिता रोटी बेटी माटी
तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए, या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महिला को गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के अवसर पर 2 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 वर्ष तक प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए खाली पड़े 2,87,000 पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पंचप्रण की बात को फिर से दोहराई गई और साथ ही साथ रोटी, बेटी और माटी के संरक्षण का भी वादा किया गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो आपको बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बताते हैं और ये कितना चुनावों में झारखंड के लोगों के को यह आश्वस्त करेगा, ये देखने की बात है। दरअसल भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो रांची में आज अमित शाह ने जारी किया और ये पंचप्रण पर उन्होंने जोर दिया है। पंचप्रण की घोषणा बीजेपी ने पहले ही की थी 4 अक्टूबर को और उस पर एक बार फिर से जोर देते हुए दिखे हैं। गोगो दीदी योजना लेकर आए हैं और कहा है कि अगर सरकार बनती है तो हर महिला के खाते में प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हर महीने हर महिला को 2100 रुपए की वित्तीय सहायता। महिला सशक्तिकरण का यह एक कदम होगा। सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और साल में इस पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त किए जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक कदम है और साथ ही साथ रसोई को सस्ता करने का एक उपाय है। 5 लाख स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। 5 लाख स्वरोजगार 5 वर्ष में देंगे। ये कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और 2,87,000 से ज्यादा जो खाली सरकारी पद हैं उनको भरा जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में ही ये जो सरकारी पद हैं उनको भरे जाने की बात कही गई है। कहा गया है कि पहले सबसे इसी पर काम करेंगे। हर स्नातक और पीजी को 2 साल के लिए 2,000 रुपए का युवा साथी भत्ता, यानी कि अगर वो फॉर्म भरना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ अगर ट्यूशन लेना चाहता है तो हर युवा को जो कि ग्रेजुएट है या कि पीजी कर चुका है उसको 2,000 रुपए का युवा साथी भत्ता दिया जाएगा हर महीने और ये 2 साल तक दिया जाएगा। घरों के निर्माण के लिए बालू मुफ्त किया जाएगा। जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको चलाया जाएगा। बालू मुफ्त देंगे, यानी कि सभी घरों को जो है सभी को एक छत मुहैया कराने का वादा भी बीजेपी ने किया है अपने संकल्प पत्र में। सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय, इसको ये भी समझिएगा कि जो भी ये कह रहे हैं कि जो इसके पहले जो परीक्षाओं में धांधली होती थी और जो इसके जो कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ा जाएगा। एक जो नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और जो सरकारी पद पर नियुक्तियां हैं उसमें पारदर्शिता लेकर आएंगे। इसके साथ ही साथ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है और इसको बड़े जोर शोर से बीजेपी उठाती रही है। उसका कहना है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकेंगे और घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लौटाने के लिए कानून लेकर आएंगे। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है और कहा गया है ये बैक डेट से लागू किया जाएगा, यानी कि जिनकी जमीनें अगर अवैध घुसपैठियों ने, बांग्लादेशियों ने कब्जा ली है किसी भी तरह से, तो उसको कानून लाकर उसको वापस दिलाया जाएगा। महिलाओं के लिए 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी 1 रुपए की जाएगी, यानी रजिस्ट्री के दौरान जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है और अगर जो अचल संपत्ति है वो महिला के नाम पर है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी 1 रुपए कर दी जाएगी। तो इस तरह की तमाम घोषणाएं जो है की है। इसी तरह से फूलो झानो पढ़ो बिटिया, ये योजना है गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। केजी से पीजी तक की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक उनके लिए शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। तो शिक्षा पर भी खासा जोर बीजेपी के संकल्प पत्र में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो युवा साथी योजना है उसमें भी ये कहा गया है कि जो पढ़ाई के लिए इससे संदर्भित जो लोग हैं वो भी उसमें उनको मदद के लिए किया गया है। मातृत्व सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की सहायता देने की बात कही गई है। इस तरह के दरअसल 25 संकल्प बीजेपी ने लिए हैं। पंचप्रण के अलावा जो 25 संकल्प है वो बीजेपी ने लिए हैं। मातृत्व सुरक्षा योजना जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। 21,000 रुपए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के बीजेपी सामने आई है जनता के बीच में और उसको उम्मीद है कि उसकी ये जो संकल्प पत्र है
वो बीजेपी का ने जिस तरह से उसको बनाया है, जनता उस पर जरूर ध्यान देगी। और उनका कहना है कि इसके साथ ही साथ सुशासन लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन लेकर के आएंगे और जितनी भी इसके पहले का जो विकास की योजनाएं जो रुकी हुई थी उसको चालू करेंगे। तो ये देखने की बात है कि जनता इस पर कितना ध्यान देती है और कैसे इसको देखती है। और इसके बाद बात अगर हम करें इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड में पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने घाटशिला के धाल भूपगढ़, हजारीबाग के बरकुठा और चतरा के सिमरिया में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपने रैलियों के दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर तुष्टीकरण की नीति को लेकर जोरदार हमला किया। उन्होंने इस दौरान घुसपैठियों द्वारा आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते, इनकी वोट बैंक है। वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। बेटी रोटी भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। मैं चतरा वालों को वादा कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। तो ये बड़ा वादा किया है, कहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका जो सेंटिमेंट्स है वो झारखंड में बहुत हावी है और बीजेपी ने साफ कहा है कि इनको वोट बैंक बनाने के लिए ये जो है इनको लगातार इन किया जा रहा था। और जिस तरह की बातें अभी आपने सुना, अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने वादा किया है झारखंड की जनता से। तो बात झारखंड की सियासत की अगर करें तो जहां चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, आपने अभी देखा, और नाम वापसी की तारीख गुजर जाने के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। चुनावी रण में दोनों ओर से दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। झारखंड में चुनावी मैदान सज गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए राज्य में महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों का कल्याण करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया, तो राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन बीजेपी के हर दावे को खारिज करते नजर आए। उन्होंने इन चुनावों में बीजेपी को राज्य से उखाड़ फेंकने का दावा किया, तो बीजेपी के नेताओं ने भी हुंकार भरी कि चुनावों में इंडी गठबंधन सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और यहां महागठबंधन का ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहां एक तरफ पूंजीपतियों की जमात, एक तरफ गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग की जमात खड़ी है। हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला तो हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे। जनसमूह, जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोचे मुंडा जी के साथ है। परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। तो एक तरफ हेमंत सोरेन अपनी सभाओं में बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार के समर्थन में रोड शो किया। जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले कि सच तो ये है कि लोगों का भरोसा हेमंत सोरेन
और जेएमएम से उठ गया है। कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही, उनके कई मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक है वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक वहाँ 7 उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ न रांची का विकास हुआ। हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। झारखंड के चुनावी रण में दोनों ओर के दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। सियासी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और जनता दम साध कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी बारी के इंतजार में है। झारखंड से कुमार आलोक, दिवाकर कुमार और सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो झारखंड के चुनावी रण में बीजेपी का संकल्प पत्र, और विशेष में आज हमारी चर्चा का विषय भी यही रहेगा, झारखंड में बीजेपी का संकल्प, रोटी बेटी माटी की सुरक्षा। बीजेपी का संकल्प रोटी बेटी माटी की सुरक्षा झारखंड के चुनावों में ये कितना कारगर होगा, ये देखने की बात है। बीजेपी का संकल्प रोटी बेटी माटी की सुरक्षा, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। सुनील तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर सुनील तिवारी जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, आपने देखा है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे, अगर हम बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें तो सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार पर हिट करते हैं। अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें तो आरोप सीधे आपके ऊपर लगता है कि आपने दरअसल वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनको प्रश्रय दिया। अब बीजेपी कहती है हम सत्ता में आएंगे तो माटी हमारी होगी, बेटियों की सुरक्षा होगी और सबको रोजगार दिया जाएगा। देखिए, इनके पास तो कोई मुद्दे शुरू से ही नहीं रहे। ये मुद्दे गढ़ने में माहिर लोग हैं और घुसपैठियों को मुद्दा के रूप में ये बनाने का प्रयास शुरू से ही करते रहे, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हुए। रही जहां तक बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठिए घुसे कहां से? हमारी झारखंड राज्य की सीमा जो है वह कहीं भी बांग्लादेश से लगती नहीं है। यहाँ पे सीधे बांग्लादेशी घुस नहीं सकते, घुसे कैसे? और दूसरी बात है कि झारखंड के सीमा की सुरक्षा या पूरे देश की सीमा की सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वो केंद्र की होती है, न कि राज्य सरकार। तो फिर ये घुसपैठिए आए कैसे? इनको तो आने ही नहीं देना चाहिए था और इसको ये मुद्दा बनाते हैं। तो आपके हिसाब से ये मुद्दा नहीं है? झारखंड में जो अवैध घुसपैठी है, संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, वो मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मुद्दा नहीं है। वो अगर चेंज हुआ है तो उसमें भी इन्हीं का सहयोग है। घुसपैठिए आए क्यों और ये घुसपैठिए कब से आ रहे हैं? पिछले 18 सालों से ये 5 सालों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में भी रही है। तो क्या ये 5 सालों में ये घुसपैठिए आकर यहाँ बस गए हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी जी, ये कह रहे हैं कि ये जो घुसपैठियों का मुद्दा आपने उठाया है दरअसल, और ये कह रहे हैं कि जिनकी जमीनें ली गई हैं अवैध तरीके से उनको वापस भी दिलाएंगे, उसके लिए कानून लेकर के आएंगे। ये दरअसल ये कोई मुद्दा ही नहीं है और ये मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। निखिल जी, देखिए, जब हेमंत सरकार की पैठ जब वहां झारखंड में कम हो गई तो घुसपैठ के सहारे ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 48% ये संथाल परगना में थे, वहां 28% हो गए। ये सरकार मानती है, स्टेट गवर्नमेंट मानती है। और ये बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है। ये डेमोग्राफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार रोहिंग्या के सहारे अगर चल रही है या बाहर से बांग्लादेशी मुसलमान लोग वहां आ रहे हैं या जो कोई भी आ रहा है,
अगर पूछ रहे हैं कहां से आ रहा है, तो भाई आपके पास लोकल पुलिस प्रशासन नहीं है, आप कहिए कि हम उसमें फेल हैं। अगर वहां की डेमोग्राफी बदल रही है, वहां रिश्ते बना कर रहे हैं, वो लोग अलग से गांव बसा रहे हैं और गांव के गांव बसते चले जा रहे हैं, आदिवासी ही वहां से समाप्त होते जा रहे हैं संथाल परगना से, और आप कह रहे हैं क्या क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप पूरे प्रदेश को बलिवेदी पर चढ़ा देंगे? आप क्या करना क्या चाहते हैं? आप देश का, राष्ट्र का नुकसान करना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं कहां से आ रहे हैं? कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। आपके लोगों की मिली भगत है। आप वोट के लिए इन जाली टोपियों के जाल में आप जंजाल बना रहे हैं प्रदेश को। आपने वहां के मूल निवासियों के खतरा पैदा कर दिया। आदिवासी खुद परेशान है, वहां के एक एक जन परेशान है। आज गली गली गूंज रही रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार, हर झारखंड के हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर नई की शुरुआत करनी है। झारखंड आज त्राही माम कर रहा है, जहां मुख्यमंत्री ही वहां के संसाधनों को, हेमंत ने वहां के संसाधनों का अंत करने का खुद ठेका ले रखा है, इसके लिए जेल गए, ये तमाम तरह के वहां विडंबना है। और सबसे बड़ी बात आप उठा करके देखिएगा निखिल जी, तो जिस प्रदेश में घुसपैठियों को सरकार के नुमाइंदे कह रहे हो कि नहीं इसे कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रदेश कहा जा रहा है। जल जमीन जंगल की बात करने करके जिस पार्टी बनी थी, उस पार्टी आज उसकी लूट हो रही है। आज वहां पर मोहल्ले बसते चले जा रहे हैं घुसपैठियों के, और उनको आप वोट बैंक बना करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। आखिर किस लिए? आज मां माटी मानुस कहां गया वहां का? आज भारतीय जनता पार्टी वक्त की जरूरत है, झारखंड की जरूरत है, और ये वहां का आम आदिवासी महसूस कर रहा है। ठीक है, भाजपा को लाना है अगर अपने भाग्य को बचाना है। ठीक है, ठीक है। विनय कुमार जी, आपको लगता है कि ये, जैसा कि जो हमने पहली ही बात उठाई, दरअसल अवैध घुसपैठियों की, बांग्लादेश के घुसपैठियों की, कितना बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि क्या ये सचमुच एक वोट बैंक की सियासत की वजह से लगातार ऐसे घुसपैठियों को प्रश्रय दिया गया, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई नहीं की गई जो दरअसल की जानी चाहिए थी, क्योंकि वोट बैंक आड़े आता है? नहीं, निश्चित रूप से वोट बैंक आड़े आता है, क्योंकि जो वहाँ का डेमोग्राफी है काफी बदला है। आदिवासियों की संख्या घटी है और ये बड़ा चिंताजनक है। झारखंड का निर्माण हुआ आदिवासी राज्य के रूप में, और आज संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी बहुत तेजी से घट रही है, जो बहुत ही चिंता है। और इसके लिए सभी लोगों को पार्टी हित से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए, क्यों आदिवासियों की संख्या घट रही है। और जो महिलाओं की अस्मिता के साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 29% और बलात्कार में 45% की वृद्धि हुई। ये भी एक चिंताजनक बात है। तो मुझे लगता है इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र जिनके लिए प्रथम है, उनको सोचना चाहिए कि वही अगर ये होगा, डेमोग्राफी बदलेगा, तो यहाँ के आदिवासी की संख्या घट रही है, कहाँ जाएंगे आदिवासी? जब उनके लिए ये राज्य बना, झारखंड राज्य बना, तो इस राज्य में भी अगर आदिवासी सुरक्षित नहीं हो तो फिर वो कहां सुरक्षित रहेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सभी को सोचना चाहिए, और जो इस बार का चुनाव है उसमें भी इसको मुद्दा बनना चाहिए, और लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये केवल आरोप प्रत्यारोप से हम नहीं कहते, इसमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जो मुद्दा है, क्योंकि गृह मंत्री है, उनके पास डाटा भी रहता है, गृह मंत्री इस चीज को सार्वजनिक कर रहे हैं, आम लोगों तक पहुंचा रहे, आम लोगों को भी इस पर चिंतित होना चाहिए। ठीक है, सुनील तिवारी जी, कहा जा रहा है कि दरअसल जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर इस पर चिंतित होना चाहिए और सभी को मिल करके इस पर कदम उठाना चाहिए, बनस्पत एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए। ठीक है, मैं कुछ पूछ लूं, आप अपनी बात उसमें जारी रखिएगा। मैं, चलिए ठीक है, आपसे ही पूछ रहे हैं, जब रोटी बेटी की बात आ रही है, या अभी देखिए विनय कुमार जी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ा है, तो यही वजह है ना कि बीजेपी को एक मौका मिलता है, वो कहते हैं कि बेटियों को सुरक्षा देंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तमाम सारी योजनाएं लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं मौका तो आप लोगों ने ही दिया। धनंजय गिरी जी ने जो बातें कही निखिल जी कि वो वोट बैंक हम बना रहे हैं घुसपैठियों के सहारे, तो इसका तो मतलब यही प्रतीत होता है कि हमारी जो सरकार बनी 2019 में, उसके पहले से घुसपैठी वहां थे, और उन्हीं के वोट की बदौलत पूरे झारखंड में हमने सरकार बना ली। उनका जो कहना है उस हिसाब से तो यही प्रतीत होता है। घुसपैठिए अगर घुसे हैं तो इसके लिए पहला जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार का बनता है या नहीं बनता है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों घुसने दे रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, आप क्यों घुसने दे रहे हैं?
उनके वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन आप घूस क्यों दे रहे हैं? और ये बात पूरे झारखंड में हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पूरे झारखंड से वोट प्राप्त करके हमने सरकार बनाई है, केवल संथाल फरकाना से नहीं बनाई है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सच है, लेकिन आज के समय में ये मुद्दा है या नहीं है, और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए कि नहीं उठाई जानी चाहिए? अगर ऐसा हुआ, एक तो ये जो डाटा दिया जाता, ये डाटा कितना विश्वसनीय है नहीं कहा जा सकता कि 47% वे बढ़े हैं और घटे हैं। नहीं, ये तो आपके राज्य सरकार की तरफ से भी डेटा दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया है, डेटा तो राज्य सरकार का भी है, इससे कोई बहुत डिफरेंट डेटा नहीं है। लेकिन अगर ये है तो ये बात सही है विनय जी ने जो कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पे काम होनी चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन इसकी पहली जवाबदेही जो है वह केंद्र सरकार को बनती है। महिला सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं आपकी सरकार में। सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की जहां तक बात है वो तो पूरे देश में है। महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर होगी तो वो तो पूरे देश की होगी। अपराध की अगर बात है तो वह पूरे देश की है। अच्छा, ये नहीं है यानी कि आप अपने राज्य में जिम्मेदारी से मुक्त तो नहीं हो जाएंगे ना पूरे देश की बात कह के? हम मुक्त नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ फिर भी हमारे यहाँ जो हमारा जो व्यवस्था है, हमारा जो शासन है वह, देखिए दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महिला सुरक्षा का सवाल है वो इतना गहरा है जिसकी वजह से बीजेपी को आप लोगों ने मौका दिया है कि वो अपने संकल्प पत्र में बेटियों की सुरक्षा की, संरक्षा की बात करते हैं। ये तो अभी हमारे यहाँ हम जब 1000 रुपया महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दे रहे हैं, 25 रुपया हमारी सरकार ने घोषणा की है कि दिसंबर से मिलेगा, तो ये 2100 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। हमने तो वह काम किया है जिससे कि सारे वर्गों को हमारे राज्य सरकार के द्वारा पुराना पेंशन योजना लागू किया गया है, उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था हमने की है। हमारे यहाँ तो हर वर्ग के लिए जो है कार्यक्रम बनाया गया है, किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण हम लोगों ने माफ किया है। ये सारा काम हमारी सरकार ने, जितनी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है, इसके पहले झारखंड बनने के बाद क्या इनके सरकार के द्वारा चलाई गई थी क्या? ठीक है, आज ये घोषणा कर रहे हैं कि 2100 रुपया ये इनकी सरकार बनेगी तो देंगे, और हमारी सरकार पहले से इसको घोषित कर चुकी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धनंजय गिरी जी। ये कह रहे हैं कि सुनील जी की ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, और दरअसल जो राज्य में कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आप लोगों से बेहतर, आप वादा कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से चला रहे हैं। निखिल जी, वो एक बात ठीक कर रहे हैं कि वो गैर जिम्मेदार लोग हैं और हम जिम्मेवारी से सरकार चलाते हैं। इस बात की मैं भी उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य बनाया था आदिवासियों के जल जंगल जमीन को के लिए। आज 30 बहनों का वहां बलात्कार हुआ है, 33 आदिवासियों की कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस कस्टडी में 33 आदिवासी लोग मारे गए हैं, जिसका सरकारी डाटा है। ये झारखंड सरकार का डाटा है, हेमंत सरकार का डाटा है। इसके बाद आप वहां देखिए जिस तरह से बसते चले जा रहे हैं लगातार, और आदिवासी जिस तरह से वो उजड़ते चले जा रहे हैं, वो झारखंड को खंड खंड कर रहा है वहां के। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि समझ पहला कौन जी आखिरी कौन, भाई जो इसका दोषी कौन है? ये स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जब तक कोई बसेगा नहीं, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उसके पास वहां तमाम चीजें नहीं होंगी, तमाम सुविधाएं नहीं होंगी, सरकारी महकमे उसके साथ मिले हुए नहीं होंगे, उसको जमीन खरीद रहे हैं, वो वहां की बच्चियों से, आदिवासी बच्चियों से शादी करके लोकलाइट हो जा रहे हैं, लोकलाइट हो जाने के बाद वहां की जमीन पर दावा ठोक दे रहे हैं। तो ये जो सरकार जो ये निकृष्ट कार्य कर रही है, और सरकार कह रही है कि पहला जिम्मेवार कौन आखिरी, अरे भाई जब आपका पूरा शासन तर हैंड इन ग्लव्स है, दूसरे के साना बसाना आप मिल करके उनको उनके घरों को बसाए जा रहे हैं, आदिवासियों को उजाड़े जा रहे हैं, झारखंड को बर्बाद किए जा रहे हैं, और किस हद तक आप राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कहां तक ले जाएंगे बाबू? हम तो भाई झारखंड के गौरवशाली इतिहास के लिए बिरसा मुंडा को की जयंती को मनाना शुरू किया, और पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री उनके गांव गया, और जिस तरह से आदिवासी सम्मान को एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी, हम लोगों ने तमाम चीजें की, लेकिन आपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप अपने ही संसाधनों को लूटने के लिए जेल गए। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए ये अब तो जनता दरअसल डिसाइड कर लेगी, संकल्प पत्र जारी हो गया है, जनता डिसाइड कर लेगी कि असल में असलियत क्या है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया करेंगे, धनंजय जी आपका, सुनील जी आपका और विनय जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रचार चरम पर। ब्रेक के बाद कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात महाराष्ट्र के चुनावों की, वहां की सियासत की और जिस तरह से इंडी गठबंधन और NDA एक दूसरे के आमने सामने है, इसकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे खास बात है कि बागी जो है वो दोनों ही पक्षों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं और अपने अपने रूठे हुए नेताओं को बनाने का दौर जारी है। इस समय सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है और उससे पहले ऐसे में जो गठबंधन और दल है अपने बागियों को नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उन्हीं की जीत की उम्मीद ज्यादा होगी, ऐसा माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती बागियों से मिल रही है। महायुति के 36 और महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बागियों को नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी से निकालने की चेतावनी दी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो स्थान है वो मां की जगह है। जो लोग नामांकन वापस लेते हैं उनका हम सम्मान करेंगे, पार्टी उनका सम्मान करेंगी। अगर जो नामांकन वापस नहीं लिया, पार्टी के खिलाफ लड़े, उनको 6 साल के लिए पार्टी के दरवाजे बंद किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के 2 धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना NC ने कमाटीपुरा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मुंबादेवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कमाटीपुरा का पुनर्विकास करना सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मुंबादेवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो या फिर जहां हम हैं अभी कमाटीपुरा एरिया का रीडेवलपमेंट, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है।
मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ माँ अम्बा देवी और माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले हम रीडेवलपमेंट करेंगे तो कमाटीपुरा एरिया का। अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से लोगों के बीच लगातार वो काम कर रही हैं। हमारे जितने प्लान थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पिताजी की सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ी हूँ। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में रोड शो किया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के गांधी नगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। So much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल का दौरा किया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम मंडल के अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने केरल में रेलवे के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है और इस बात का अंदाजा सरकार के बजट आवंटन से ही साफ तौर पर लगाया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल दौरे में अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे, अमृत भारत और चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजना में विकास की समीक्षा करना है। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने त्रिशूर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले केरल को रेलवे विकास के लिए 370 करोड़ रुपए मिले थे। अब केंद्र सरकार ने केरल में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 4 लाइन के दोहरीकरण के लिए 460 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है और विकास के लिए अब तक 63 हेक्टेयर जमीन मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार राज्य सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी is allocating 3000 crore rupees for development of railways. For the ongoing projects of doubling, we need 460 hectare land. So far we have got about 63 hectare, which is 14%. And we have deposited about 2,100 crore rupees, and I'm constantly following up with the state government, and we seek the support of state government for development of railways in Kerala. कोझिकोड में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केरल का रेल बजट 10 वर्षों में 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो गया। रेल मंत्री ने बताया कि केरल के 35 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। समारोह के दौरान रेल मंत्री ने मलयालम दैनिक से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों और अन्य संस्था निर्माताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, राज्यसभा सांसद पीटी उषा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। और ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। Improving the quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability, which allows for decisions taken to be implemented in full and for
new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take, which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. और उसके बाद न्यूज नाइट में आगे देखेंगे छठ के मौके पर यमुना में बढ़ते प्रदूषण की खबर। यमुना में झाग पर सियासी बवाल, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और छठ पूजा से पहले यमुना नदी में जहरीला प्रदूषण एक बार फिर चर्चा में है। इसने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि गंभीर प्रदूषण का संकेत देने वाले झाग की समस्या को कम करने के लिए रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में नजर आ रहे जहरीले झाग की तस्वीरें प्रदूषण के गंभीर स्तर को बता रही हैं। यमुना में मौजूद जहरीले झाग की वजह से इनके संपर्क में आने वाले लोगों को गंभीर त्वचा रोग हो सकता है। गौरतलब है कि छठ पर्व के दौरान व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस बार छठ पर्व की शुरुआत मंगलवार से हो रही है और शुक्रवार के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन होगा। यमुना नदी में जहरीले झाग के कारण आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। झाग उकर निकल रहा है, मगर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र चलाती है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग इसी वजह से दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का मौका नहीं देते। 2025 तक यमुना जी इतनी साफ होगी कि छठ पूजा करने वाले लोग आराम से डुबकी लगा पाएंगे, पानी का आचमन कर पाएंगे। ये वादा किसने किया था? आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने। वैसे तो 2020 में ये वादा पूरा होने वाला था, 5 साल अवधि बढ़ा दी। आज जब 2025 आ रही है तो बताइए कि यमुना में डुबकी मारने के लिए कब जाएंगे? वहाँ पर छठ पूजा और अर्चना करने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। अगर वहाँ पर पूर्वांचल की महिलाएं जाएंगी और छठ पूजा करेंगी तो उनको निश्चित रूप से उनकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी होगा। झाग उकर निकल रहा है, मगर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार को ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे मार्केट में हुआ। इस विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी को तुरंत इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और श्रीनगर में संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमले की
इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज माओवादियों के हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। ये जगरगुंडा शहर के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर थे। इस दौरान माओवादियों ने इन पर हमला किया। इलाके में तलाशी के प्रयास बढ़ा दिए गए हैं। डबल इंजन की सरकार डबल गति से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिस प्रकार से लगातार नक्सलवादियों की गिरफ्तारी हुई है, वे मारे गए हैं और आत्मसमर्पण किया है। आज नक्सलियों में छटपटाहट है, घबराहट है और इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। पर हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर में शांति होगी और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बस्तर में मूवमेंट आज भी बना हुआ है, चाहे सरकार जितने भी दावा कर ले, लेकिन बस्तर में आज भी मूवमेंट है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। और बकाया राशि के भुगतान में देरी के कारण अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी है। कंपनी ने बांग्लादेश को 7 नवंबर की समय सीमा दी है, जिसके बाद अगर बकाया राशि के निपटान पर कोई स्पष्टता नहीं होती है तो बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। अडानी पावर के मुताबिक बांग्लादेश पर लगभग 7,200 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। बकाये का भुगतान नहीं होने पर पिछले गुरुवार से ही अडानी पावर ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में 50% की कटौती कर दी है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BPDB को पहले 31 अक्टूबर तक बकाया राशि चुकाने और लगभग 1,500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए कहा गया था। BPDB ने कृषि बैंक के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने का प्रयास किया, लेकिन यह बिजली खरीद समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं था। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में डॉलर की कमी को इस समस्या का मुख्य कारण बताया गया है। और अब आइए देखते हैं खबरें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस साल भी नक्सलवाद का मुद्दा बना हुआ है। देखिए इस मामले में क्या कुछ कहते हैं हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। कवरेज करते हुए हम अटलांटा पहुंचे हैं। अमेरिका आज खुद को दुनिया का सबसे महान और पुराना गणतंत्र बताता है, डेमोक्रेसी बताता है, लैंड ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 और 70 तक रेशियल सेग्रीगेशन यहां होता था, जिसका मतलब है कि अगर आप श्वेत हैं
तो आपके लिए अलग कानून, और अगर अश्वेत हैं तो अलग कानून। और फिर आए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। बराबरी और नस्लीय हिंसा व भेदभाव से मुक्ति का सपना लेकर मार्टिन लूथर किंग ने 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए कानूनी समानता हासिल करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। कहते हैं वो 12 साल जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट की अध्यक्षता की, उस दौरान अफ्रीकन अमेरिकन ने जितना प्रोग्रेस किया था उतना उन्होंने पिछले 300 साल में नहीं किया था। अब हम 2024 में हैं। हम समझना चाहते हैं कि रेसिज्म का क्या स्थान है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। हमने अमेरिका में नस्लवाद को लेकर अटलांटा में कुछ प्रारंभिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से बात की। अमेरिका में एक काली महिला होने के नाते ये देश हमारे ऊपर बना है, हमारे लिए नहीं। यहाँ नस्ल प्रमुख मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक उस आधार में बड़े हैं। 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अमेरिका की तुलना में अधिक नस्लीय विविधता वाला देश है, लेकिन तीखे चुनाव प्रचार से यह भी दिखता है कि विविधता के साथ साथ यहाँ भेदभाव भी बना हुआ है। कि आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन महासागर के बीच में सचमुच एक तैरता हुआ कचरे का द्वीप है। हाँ, मुझे लगता है इसे प्योर्तो रिको कहते हैं। आज भी हम बड़ा अंतर देखते हैं। श्वेत जनसंख्या की तुलना में निचले सामाजिक आर्थिक विकास में कमी है। क्या मुझे इसे पूरी तरह नकारना चाहिए? देखा जाए तो यूएस में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अफ्रीकी अमेरिकी मूल के राष्ट्रपति चुने गए और अब एक और महिला देश के सर्वोच्च पद के लिए दावेदार है। इस साल का राष्ट्रपति चुनाव अब तक के सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाले चुनाव में से एक है। ये देखना बाकी है कि नतीजा विभाजन को भर पाएगा या पुराने घावों को फिर से हरा कर देगा। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अटलांटा। और खबर क्रिकेट के मैदान से। मुंबई टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 121 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। 2000 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ है। 1999-2000 में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से मात दी थी। वहीं ये पहला मौका है जब भारतीय टीम का अपने घर पर किसी टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया हुआ है। और आज डीडी न्यूज का स्थापना दिवस है। आज 24 घंटे के तौर पर डीडी न्यूज चैनल को 21 साल पूरे हो गए हैं। 2003 में आज ही के दिन भारत में न्यूज प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थानीय सह उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज ने अपने सफर की शुरुआत की। इतने सालों में दूरदर्शन के भरोसे के साथ अपनी प्रस्तुति पेश करता रहा। 2003 से पहले भी दूरदर्शन का समाचार बुलेटिन काफी देखा जाता था। आप देखिए ये रिपोर्ट। दूरदर्शन भारत के मीडिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय। देश की पहली टेलीविजन सेवा, जिसमें जब समाचार सेवा आरंभ हुई तो समाचार वाचकों ने नई परंपरा स्थापित करते हुए अपने अद्वितीय अंदाज और आवाज से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, जो आज भी दर्शकों के जहन में तरोताजा है। 1970 के दशक से ही दूरदर्शन के समाचार प्रसारण का दर्शक इंतजार करते थे। Good evening. The headlines. Brisk to moderate polling is reported in the Nagaland Assembly election. सलमा सुल्तान, शोभना जगदीश, रिनी साइमन, सुनील टंडन, सरला माहेश्वरी जैसे समाचार वाचक जब समाचार पढ़ते थे तो लगता था मानो केवल खबरें नहीं बल्कि देश की धड़कन बयां कर रहे हैं। के आसपास कुछ इलाकों को छोड़कर सारे शहर से कर्फ्यू समाप्त। पेशेवर अंदाज, आत्मविश्वास से सजी सजीव और प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शक पूरी तरह से जुड़ जाते थे। वक्त बदला,
सदी बदली और 3 नवंबर 2003 को दूरदर्शन समाचार को विस्तार मिला और डीडी न्यूज चैनल 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में लॉन्च किया गया। नए दौर में तकनीकी प्रगति ने न्यूज एंकरिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 20वीं सदी के समाचार वाचक 21वीं सदी की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी विरासत को नए दौर के न्यूज एंकर्स, परंपरा और नवाचार, आधुनिक तकनीक और नवीन दृष्टिकोण के साथ साथ नई ताजगी, नई ऊर्जा के सामंजस्य से और समृद्ध बना रहे हैं। पारंपरिक टेलीविजन से आगे आज के डिजिटल युग में डीडी न्यूज सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहा है। डीडी न्यूज हमेशा की तरह आज भी दे रहा है सटीक और विश्वसनीय समाचार। इसी का परिणाम है कि डीडी न्यूज नेटवर्क बन गया है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। असम के डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सांसद रामेश्वर तेली, मंत्री बिमल बोरा और विधायक बोलिन चेतिया सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में पंचकुला में नगर पार्षद ओमवती पुनिया और जेजेपी पार्षद सुशील गर्ग को भाजपा में शामिल किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सच शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। हिमालय में विराजमान 10वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने से पहले पूजा अर्चना की गई। कपाट बंद होने के बाद ही बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। असम में 9 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम भाषा गौरव सप्ताह शुरू हो गया है। यह पहल हाल ही में असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद हुई है, जिसमें राज्य सरकार भाषा की विरासत का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखंडों का कुंभ नगरी में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में रविवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ।